हेलो फ्रेंड्स। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। और आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगी भारत में तुर्क आक्रमण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में तुर्क आक्रमण कैसे 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। मतलब जैसे ही 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उसके बाद ही छोटे छोटे प्रांत में छोटे छोटे राज्य बस गए। ठीक है। इसके बाद 7वीं से 12वीं शताब्दी का समय भारत में सामंतवाद उदय के रूप में देखा जाता है। अब सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सामंतवाद होता क्या है ना। एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें जैसे जमीन होती है तो उसका स्वामित्व मतलब उसका मालिक जो होता है कुलीन वर्ग के पास होता है। मतलब ऊंचे घराने के लोग होते हैं, राजा महाराजा, जो जिसका कुल ऊंचा होता है, उनके पास क्या होता है, उस भूमि का स्वामित्व होता है। और वह आम लोगों पर शासन करते हैं, जैसे आम जनता पे शासन करते हैं वो लोग। उसके बाद अगर बदले और फिर वो बदले में उनकी सेवा कैसे करते हैं। आम लोग जो रहते हैं उनकी सेवा ऐसे करते हैं कि या तो उनकी सेना में भर्ती हो जाते हैं या फिर किसी अन्य रूप में या अन्य माध्यम से उनकी सेवा करते हैं। चलिए फिर इसके बाद है नेक्स्ट। इसको आप ना जैसे पॉइंट टू पॉइंट है ना, वैसे ही आप इसको याद करते जाइएगा तो तुरंत आपको ना जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो सीधा सीधा आपको याद होता जाएगा। और यदि एग्जाम में कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको इजीली बन जाएगा। चलिए आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। ये हो गया। इस समय को इतिहासकारों ने तथाकथित अंधकार युग की संज्ञा दी है। अब ये तथाकथित अंधकार युग क्या होता है। यह समय अंधकार युग इसलिए कहलाया है क्योंकि विद्वान उस समय अच्छे साहित्य की मतलब अच्छे साहित्य की कमी से निराश थे, तो इसलिए उनने यह तथाकथित अंधकार युग इसको कहा गया है। ठीक है। इसके बाद अलबरूनी लिखता है, इस समय के भारतीय जितने संकीर्ण विचारों के थे उतने उनके पूर्वज नहीं थे। अब अलबरूनी एक कौन था, पारसी विद्वान था। ठीक है, पारसी विद्वान था। और यह पारसी विद्वान अपनी मातृभाषा फारसी के अलावा भी 3 भाषाएं जानता था। पहली थी सीरियाई, दूसरी संस्कृत, तीसरी थी यूनानी। ठीक है। वह महमूद गजनवी के भी कई अभियानों में, कई आक्रमणों में भी उसके साथ था। ठीक है। अलबरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार भी कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे बात करते हैं, जैसे कि इस समय के जितने भी भारतीय थे संकीर्ण विचारों के थे। संकीर्ण विचार के मतलब जो अपने दृष्टिकोण को मतलब जैसे दूसरे को वो दृष्टिकोण को नहीं समझता है ना। केवल अपने ही दृष्टिकोण को समझता है और अपने ही विचारों को सही मानता है। बाकी दूसरे के विचारों को, दृष्टिकोण को वो नकारता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण के बाद भारत में कई प्रभावशाली प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। अब जैसे कि बात करते हैं, 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण के बाद भारत में कई प्रभावशाली प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। ठीक है। उनके आक्रमण के बाद भी भारत में कई प्रभावशाली प्रांत आए, ठीक है, बने थे। अब इसको भी नोट कर लेना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। इस प्रकार आगामी 300 वर्षों तक भारतीय राजनीति अरबों व तुर्कों के बीच झूलती रही। जैसे कि मैं बात करूं, जो आगामी 300 वर्ष भी आए इसके बाद, तो भारतीय जो राजनीति थी, कई राजा वगैरह आए, भारतीय जो राजनीति थी अरबों
और तुर्कों के बीच झूलती रही, मतलब उनमें ही लड़ाई झगड़ा चलता रहा और एक दूसरे में मतलब सिर्फ वही उनकी ही राजनीति चलती रही। अब बात करते हैं भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में मुस्लिम सत्ता का श्रेय तुर्कों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि तुर्क सबसे पहले आक्रमण तुर्कों का हुआ, फिर उन्हीं के माध्यम से ही मुस्लिम हुए। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। तुर्क मुसलमान, मुसलमान कौन थे? तुर्क चीन की उत्तरी सीमा पर निवास करने वाले एक लड़ाकू जाति थी। तुर्क मुसलमान जो है, तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक लड़ाकू जाति थी। अब उत्तरी पश्चिमी सीमा पे, अब इसके बाद बात करेंगे तुर्कों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। ठीक है। अब क्या था, जो तुर्की थे उनने मुस्लिम धर्म अपना लिया। ठीक है, तो वो हो गए तुर्क मुसलमान। ठीक है, इसके बाद मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। अब मध्य एशिया कौन सा कहलाता है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला एरिया उनका मध्य एशिया कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं भारत पर प्रथम अरब आक्रमण। भारत में प्रथम अरब आक्रमण जो कि 712 ईस्वी में मोहम्मद साहिब के अधिकारी उमैयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया था। ठीक है। अब इसके बाद करते हैं किसके विरुद्ध किया था? सिंध का ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर सेन के विरुद्ध किया था। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, जो भी मैं पढ़ाती जा रही हूँ वो नोट करते जाइएगा, इसमें आपको याद भी होता जाएगा। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ा रही हूँ मैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ जो आपको एकदम बहुत ज़्यादा रटना पड़े, केवल इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं। ठीक है, और ऐसी हिस्ट्री, इस टाइप की हिस्ट्री आपको इतने डिटेल में और मेन पॉइंट में ज़्यादातर नहीं मिलेगी, तो आप इन पॉइंट से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यह क्या था? यह प्रथम सफल आक्रमण था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह सफल आक्रमण था। ठीक है, इसके बाद भारत में 2 असफल अरबी आक्रमण भी हुए। ठीक है, भारत में 2 असफल, अभी ये जो उन्होंने किया था किसके विरुद्ध? सिंध का ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर सेन के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, यह एक सफल आक्रमण था जो कि प्रथम आक्रमण था। अब इसके बाद भारत में 2 असफल आक्रमण भी हुए हैं। ठीक है, कब हुए हैं? 711 ईस्वी में पहला हुआ उबैदुल्ला के द्वारा। ठीक है, ये भी असफल हो गया। उसके बाद 711 ईस्वी में दोबारा से हुआ, किसके द्वारा हुआ? बुदैला के द्वारा। ठीक है, यह भी असफल हो गया। इसलिए ये दो आक्रमण गिने जाते हैं सेम ईस्वी में, मतलब एक ही ईस्वी में 2 बार असफल आक्रमण हुए। ठीक है, पहला था उबैदुल्ला द्वारा, दूसरा था बुदैला द्वारा। ठीक है, ये तो हो गया एक अपना मेन पॉइंट, ये हो गया। सफल आक्रमण पूछते हैं तो किसके विरुद्ध हुआ था? सिंध के ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर सेन के विरुद्ध किया गया था, यह सफल आक्रमण था। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा, 2 असफल आक्रमण कौन कौन से थे? 711 ईस्वी में। ठीक है, ब्राह्मण वंशी वाला सफल कब हुआ था? 712 में हुआ था, और 711 में ये पहले ही हो गए थे। ठीक है, 711 में ये पहले ही हो चुके थे, जो थे पहला था उबैदुल्ला द्वारा, दूसरा था बुदैला द्वारा। 712 में यह सफल हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत पर इन आक्रमणों के क्या परिणाम हुए? तो भारत में इन आक्रमणों के परिणाम, पहला था चरक संहिता व पंचतंत्र का
अरबी में अनुवाद किया गया। ठीक है, इन आक्रमणों द्वारा क्या परिणाम पड़े? चरक संहिता व पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद, पहला पॉइंट। दूसरा, भारतीय खगोल शास्त्र का अध्ययन कर अल फाजरी ने किताब उल जिज लिखी। ठीक है, ये हो गया। अगर क्वेश्चन आता है कि किताब उल जिज किसने लिखी, तो इसमें आप राइट आंसर लिख सकते हैं क्या? अल फाजरी ने किताब उल जिज लिखी। ठीक है, यह है भारतीय खगोल शास्त्र का अध्ययन कर अल फाजरी ने किताब उल जिज लिखी। चलिए आगे। अरबों के आक्रमण के 250 वर्षों बाद मध्य एशिया में प्रांतीय विघटन होने पर तुर्कों के आक्रमण प्रारंभ हुए। ठीक है, क्या था थर्ड परिणाम क्या था? अरबों के आक्रमण के 250 वर्षों बाद मध्य एशिया में प्रांतीय विघटन होने पर तुर्कों के आक्रमण प्रारंभ हुए। जब उनके 250 वर्षों बाद क्या हुआ? अरबों के आक्रमण के 250 वर्षों बाद क्या हुआ? मध्य एशिया में, वही जो मैंने अभी बताया था आपको, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान वाला एरिया, मतलब वह देश जो है, उनके प्रांतीय जो विघटन जब हो गए, इनके प्रांत अलग अलग हो गए, जैसे उज्बेकिस्तान ये सब होने। ठीक है, इसके बाद तुर्कों ने दोबारा आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब एक और क्या पॉइंट बचा है, क्या परिणाम है? भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर कासिम ने लगाया। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कि सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर कासिम ने लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत पर तुर्क आक्रमण। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था अरब आक्रमण, अब पढ़ रहे हैं अपन तुर्क आक्रमण। ठीक है, खैर अपना पॉइंट वही है, तुर्क वाला, भारत पर तुर्क आक्रमण। चलिए, सुबुद्दीन, भारत पर तुर्क आक्रमण। सुबुद्दीन गजनी साम्राज्य व यामनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन का दास था। सुबुद्दीन कौन था? यह क्वेश्चन आता है, सुबुद्दीन कौन था? तो कौन था? गजनी साम्राज्य व यामनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन का दास था। किसका दास था? गजनी साम्राज्य के यामनी वंश के, गजनी साम्राज्य के यामनी वंश के संस्थापक। यामनी वंश, ये भी पूछ सकते हैं कि यामनी वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था? सुबुद्दीन गजनी साम्राज्य व यामनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन का दास था। यामनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। अल्पतगीन का दास कौन था? सुबुद्दीन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद फिर एक दूसरा पॉइंट आता है इसके बाद, जस्ट कि 986 ईस्वी में प्रथम तुर्क जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। ठीक है, किसने किया? सुबुद्दीन ने, है ना। इसी का ही है कि 986 ईस्वी में प्रथम तुर्क जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया, किसने किया था? सुबुद्दीन ने। ठीक है, सुबुद्दीन कौन था? अल्पतगीन का दास था। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद महमूद गजनबी। महमूद गजनबी को तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया है ना। तो महमूद गजनबी, जिसका शासनकाल था 998 से लेके 1030 तक। ठीक है, के पिता कौन थे? महमूद गजनबी के पिता कौन थे? जो अल्पतगीन का दास था, सुबुद्दीन। सुबुद्दीन महमूद गजनबी के पिता थे। ठीक है, पिता। ठीक है, सुल्तान की उपाधि पाने वाला प्रथम शासक
कौन था? महमूद गजनवी। अब ये यहाँ इसके पॉइंट बनते हैं, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, अच्छे से इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले पूछते हैं महमूद गजनवी का कार्यकाल, तो 998 से 1030 तक। ठीक है। पिता कौन था? सुबुद्दीन। ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी। उपाधि बुत शिकन, मूर्ति भंजक, है ना। मूर्ति भंजक इसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इसने हिंदू मूर्तियां तोड़ी थी, इस वजह से इसका नाम पड़ा था क्या? मूर्ति भंजक। ठीक है। बुत शिकन, बुत शिकन मतलब वही जो बुत मतलब पुतला, मतलब मूर्तियां। ठीक है। मूर्ति को तोड़ने वाला। ठीक है। इसको उपाधि ये मिली थी। ठीक है। इसके बाद इसको, यह कौन से वंश का था? यामनी वंश का। मैंने अभी बताया कि सुबुद्दीन कौन था? यामनी वंश का था वो भी। ठीक है। गजनी साम्राज्य का यामनी वंश का संस्थापक, ठीक है, जो था अल्पतगीन का दास। अब सुबुद्दीन था अल्पतगीन का दास, ये तो क्लियर हो गया था। ठीक है। अब इन लोग का मुद्दे पे आते हैं, महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है। तो महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश का था। ठीक है। क्वेश्चन आता है महमूद गजनवी किस वंश से था? तो यामनी वंश से था। इसके बाद आक्रमण का उद्देश्य, उसका आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन लूटना व मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है। इसका काम था क्या? धन लूटना व मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। ठीक है। अब इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये तो सभी को पता होगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। ठीक है। इसने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। ये क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के पूछा जाता है, हमेशा घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो उसको स्पेशली नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक या 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। ठीक है। अब इसके प्रमुख आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमुख आक्रमण, महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण। गजनी का प्रथम आक्रमण सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों पर था। जो सिंध था, सिंध राज्य था, वहां पे उसने सिंध की सीमावर्ती, जो सिंध से लगी हुई सीमाएं थी, उनके सीमा पे लगे हुए क्षेत्रों पर उसने प्रथम आक्रमण किया था। ठीक है। दूसरा है वह हिंद का प्रथम युद्ध। वह हिंद का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1001 ईस्वी में पेशावर के निकट हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया था। मैंने अभी भी बताया था कि उसने क्या किया? हिंदू शाही को सबसे पहले, मतलब ये इन्हीं लोग से यह सबसे पहले पराजित हुआ था। ठीक है। तो वह हिंद का प्रथम युद्ध जिसने 1001 ईस्वी में पेशावर के निकट, है ना, हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया था। अब ज... जयपाल को हराया था। जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को राज्य सौंपकर आत्महत्या कर ली। उसने क्या किया? वो हार गया, उसके बाद उससे ये सहन नहीं हुआ कि वो, उसको ये हार सहन नहीं हुई, तो उसने क्या किया? अपने बेटे आनंदपाल को राज्य सौंप कर, राज्य गद्दी पर बिठाकर उसने क्या किया? आत्महत्या कर ली। फिर ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जयपाल के बाद उसके जो पुत्र था, तो कौन था उसका पुत्र? आनंदपाल, तो उसको सौंपकर उसने आत्महत्या की थी। तो अब बात करते हैं गजनवी का प्रथम महत्वपूर्ण गजनवी का प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण। तो
6 मुल्तान विजय भेरा के निकट हिंदू शाही शासक आनंद पाल को हराया। ठीक है, किसने? महमूद गजनवी ने। अब पहले उसने पिता को हराया, तो पिता ने आत्महत्या कर ली, हार सहन नहीं हुई, उसने राज्य सौंप अपने बेटे आनंद पाल को सौंपा। ठीक है, उसके बाद फिर जब गजनवी का प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण कब हुआ? फिर से, है ना, ये प्रथम युद्ध ये अलग था, है ना, ये प्रथम वह हिंद का प्रथम युद्ध था। अब किसका है? गजनवी का प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण। महत्वपूर्ण क्या? मुल्तान विजय। उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान विजय भेरा के निकट। ठीक है, भेरा के निकट हिंदू शाही शासक जो कि जयपाल का पुत्र था आनंदपाल, उसको भी हरा दिया। ठीक है, अब वह हिंद का द्वितीय युद्ध कब हुआ? इसको अब आप इसकी ईस्वी ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे गजनवी का प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण कब हुआ था? अपन ने देखो यहाँ पहले पढ़ा था, जब उसने जयपाल को हराया था। कब हराया था? वह हिंद का प्रथम युद्ध। जयपाल को हराया 1001 में। ठीक है, जयपाल मतलब पिता को हराया। उसके बाद आनंदपाल की बारी आई। आनंदपाल को कब हराया उसने? 1006 में, है ना। उसने कब हराया उसको? 1006 में मुल्तान विजय के भैरा के निकट हिंदू शाही शासक आनंदपाल को हराया। पहले पिता को हराया, फिर पुत्र को हराया। क्लियर? अब 1006 में, 1001 में पिता, 1006 में पुत्र। अब इसने कहाँ आक्रमण किया? वह हिंद का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पहले प्रथम युद्ध हुआ था जब पिता को हराया गया था, फिर द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, उसमें 1009 में पुनः हुआ, जिसमें किसने भाग लिया? जिसमें फिर से किसको हराया? आनंदपाल को की निर्णायक पराजय। निर्णायक पराजय मतलब उसने परमानेंटली वो खत्म हो गया, मतलब गया, पूरी तरह परास्त कर दिया। कब? 1009 में। वह हिंद का द्वितीय युद्ध 1009 ईस्वी में हिंदू शाही शासक आनंदपाल की निर्णायक विजय। निर्णायक विजय मीन्स उसको जान से मार डाला और परमानेंटली वहां पर राज करने लग गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं 1018 में कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल को हराकर। ठीक है, कन्नौज के गुर्जर राज्यपाल को हराया। ठीक है, किसने? महमूद गजनवी ने। कब? सीधा 1018 में कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार को, ये राज्यपाल को हराया। फिर वरन बुलंदशहर के राजा हरदत्त को हराया। ठीक है, फिर मथुरा के शासक कुलचंद को हराया। ठीक है, इसमें एक ही ईस्वी में, मतलब 1018 ईस्वी में ही 3 उसने युद्ध लड़े और तीनों को हरा दिया। ठीक है, पहले किसको हराया? प्रतिहार राज्यपाल को हराया। दूसरा किसको हराया? बुलंदशहर के राजा हरदत्त को हराया। तीसरा किसको हराया? मथुरा के शासक कुलचंद को हराया। ठीक है, फिर 1019 में हिंदू शाही राजा त्रिलोचन को हराया। कब? 1019 में। ठीक है, फिर गुजरात अभियान 1025 से 26 ईस्वी तक। ठीक है, काठियावाड़ प्रांत के प्रसिद्ध, ये तो सभी को मालूम होगा, सबने सुना होगा कि सोमनाथ का मंदिर किसने लूटा? महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। ठीक है, तो इस पर कब आक्रमण हुआ था? 1025 से 26 ईस्वी तक काठियावाड़ प्रांत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था। शासक चालुक्य भीम, वहां का शासक, देखो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। कि पहला तो आता है कितनी बार आक्रमण किया था गजनवी ने? 17 बार। ठीक है,
17 बार इसने आक्रमण किया था। पहला तो ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। और 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक, कब 1000 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक कितनी बार आक्रमण कर लिया था इसने? 17 बार कर लिया था टोटल, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि कौन से सन में गुजरात अभियान कब हुआ इनका? इनका गुजरात अभियान हुआ 1025 से 26 तक, ठीक है। कहाँ? काठियावाड़ प्रांत के प्रसिद्ध सोमनाथ शिव मंदिर को लूटा। सोमनाथ शिव मंदिर को लूटा, जिसे आज हम वहाँ का ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, सोमनाथ मंदिर को, ठीक है। उसको लूट लिया, ठीक है। शासक कौन था वहाँ का? चालुक्य भीम प्रथम, ठीक है। यह गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि उसने 17 बार यहाँ पर आक्रमण किया। खैर भारत पर आक्रमण किया था 17 बार, बहुत और भी थे, बट इसको सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है क्या? सोमनाथ का शिव मंदिर, जो कि उसने लूटा था, वहां की मूर्तियों की तोड़फोड़ की थी, ठीक है। और वहां का उस टाइम शासक कौन था? चालुक्य भीम प्रथम। इसके बाद यह गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। अब गजनी, ठीक है। गजनबी अटूट धन संपदा लूट कर रेगिस्तान के रास्ते गजनी लौट गया, ठीक है। अब उसने लूट तो कर ली, और अब लूट के रेगिस्तान के रास्ते गजनी चला गया। गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? मैंने अभी बताया था 1000 से 1027 तक चला, तो अंतिम आक्रमण कब था? 1027 ईस्वी में इसका अंतिम आक्रमण था, ठीक है। अब ये हो गया गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी, ठीक है। पश्चिमोत्तर सिंध के जाटों के विरुद्ध, ठीक है। फिर इसका क्या हुआ? पश्चिमोत्तर सिंध के जाटों के विरुद्ध लेनपुर महमूद एक सेनानी, साहसी, अविजय शासक था, जिसमें अपार मानसिक व शारीरिक शक्ति थी, ठीक है। ये तो हो गया अपना अपना खत्म, ठीक है, मतलब महमूद गजनबी का। अब इसके एक इम्पोर्टेंट कुछ हैं, वो पढ़ लीजिए। जैसे इसके महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि फिरदौसी, जिसे पूर्व का होमर कहा जाता है, फिरदौसी को, है ना। यह एक फारसी कवि था, फिरदौसी एक फारसी कवि था, जिसे पूर्व का होमर कहा जाता है, ठीक है। इसकी पुस्तक कौन कौन सी थी? पुस्तक थी उत्वी, ठीक है। उत्वी किताब उल हिंद, ठीक है। उत्वी ने पुस्तक शहनामा, किसकी रचना थी? किताब उल हिंद किसकी रचना थी? उत्वी की। बैहाकी बैहाकी तारीख है सुबुद्दीन, बैहाकी ने किसकी रचना की थी? तारीख है सुबुद्दीन की। अल बरूनी की पुस्तक कौन सी है? किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद। सॉरी, ये जो था ना उत्वी, ये उत्वी ने किताब उल यामिनी लिखी है, सॉरी, यहाँ यामिनी कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये उत्वी की पुस्तक कौन सी थी? किताब उल यामिनी। बैहाकी की कौन सी थी? किताब तारीख है सुबुद्दीन। अलबरूनी की कौन सी थी? किताब उल हिंद, ठीक है। ये अलबरूनी, यह
जो था महमूद गजनवी के साथ ही आया था। ठीक है, भारत आया था कौन? अलबरूनी। अलबरूनी महमूद, मैंने पहले भी बताया, ये उसने कई उसके आक्रमणों में उसका साथ दिया है, कई अभियानों में उसका साथ दिया है, तो ये महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। ठीक है, तो गजनवी द्वारा जारी सिक्कों के एक ओर अरबी तथा दूसरी ओर संस्कृत भाषा का उत्पीड़न था। ठीक है, मतलब उसने जो सिक्के चलाए थे उसमें एक साइड अरबी में उसका, एक और अरबी थी और एक और संस्कृत थी। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी दिक्कत है, या कुछ समझ में नहीं आया है, या कुछ और पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में आऊँगी और आपको और भी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाऊँगी और हिस्ट्री के भी कुछ और भी पढ़ाऊँगी क्लासेस। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो वो भी कर लीजिएगा, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आपने मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ पहले तो, कि जो भी मैं आपको हिस्ट्री वगैरह जो पढ़ाऊँगी, तो मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ाऊँगी कि मतलब कुछ भी पढ़ा रही हूँ पूरा बुक खोल के, नहीं, केवल मेन ये मेरे खुद के नोट्स हैं तो मैं उससे पढ़ा रही हूँ आपको। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही पढ़ाऊँगी, बाकी का आपको जो समझ ना आए वो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और भी मैं सब्जेक्ट जो लेके आऊँगी वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।